वेलकम बैक टू माय चैनल वेलनेस विद रचना। और आज हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद है एक और मुद्दे पर विचारों को लेकर। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो एक बड़ा गंभीर विषय है और दुनिया की आधी आबादी से संबंधित है, यानी कि महिलाओं से, स्त्रियों से, जो विश्व की आधी आबादी का निर्माण करती हैं। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना होगा। यूएन के द्वारा ये एसडीजीज़ कुछ तय किए गए हैं, जिनको मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी भी। और इन एसडीजीज़ को ये उम्मीद की जाती है कि यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स पूरा करने के लिए अपने यहाँ कानून बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। 2030 तक कुछ ऐसे एसडीजीज़ हैं जिनको ये समझा जा रहा है कि हमको प्राप्त कर लेना चाहिए, और उन्हीं पर, उनके किसी एक पक्ष पर अभी एक 5 दिन पहले रिपोर्ट जारी हुई है। और वो रिपोर्ट में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको मैं शेयर करूँगी। आप उस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और अपने आप उसको पढ़िएगा और इस मामले की गंभीरता को समझिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक लैंगिक समानता पर नई रिपोर्ट जारी की, जिसमें गरीबी, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, और आर्थिक तौर पर महिलाओं और लड़कियों की जो स्थिति है उस पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट कहती है कि इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक 34 करोड़ से अधिक महिलाएं अत्यधिक गरीबी में रहने के लिए मजबूर होंगी। तो ये एक बहुत चिंता की बात है कि हमारी आधी आबादी में हम देख रहे हैं कि 34 करोड़ महिलाएं, जो लगभग 8% का निर्माण करती हैं, और वे अक्यूट पॉवर्टी में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इस रिपोर्ट का नाम भी आपको मैं बता दूं। इस रिपोर्ट का नाम है प्रोग्रेस ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दी जेंडर स्नैपशॉट 2023। इस प्रकार की रिपोर्ट्स हर साल आती हैं। आपको 2021 की भी रिपोर्ट मिल जाएगी और 2022 की भी मिल जाएगी, और ये 2023 की रिपोर्ट है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी हासिल करने के लिए हमें लगभग 360 अरब डॉलर की आवश्यकता है। यानी 360 अरब डॉलर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न जो हमारे प्लान्स हैं, वेलफेयर प्लान्स हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर हम लैंगिक समानता को ला पाएंगे। और आप जेंडर इक्वालिटी पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं विश्व में, हम अपने देश में भी इस पर बात करते हैं, और जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे कानून सरकार ने समय समय पर बनाए हैं। बहुत सारे जो वेलफेयर प्लान्स हैं उनको लाया गया है। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर में देख सकते हैं, लड़कियों की एजुकेशन 12वीं तक सब्सिडाइज्ड है, उनको फ़ीस नहीं देनी होती है। इसी तरीके से आप पाते हैं कि लड़कियों को रिज़र्वेशन भी दिया गया है। प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें उनको रिज़र्वेशन दिया गया है, जिससे कि वो वहाँ पर एडमिशन ले सके। इसके अलावा और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जहाँ पर माता पिता को इंसेंटिव दिया गया है कि अगर उनकी बेटी होती है तो उसकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई पर वो व्यय करें।
और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि लड़के की चाह में वो कई लड़कियां ना पैदा करें और देश की जनसंख्या को अनावश्यक ना बढ़ाएं, और इसलिए 1 गर्ल चाइल्ड जो इंसेंटिव है उसको दिया जाता है। तो ये तो खैर हम अपने देश की बात कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर हम सभी क्षेत्रों को शामिल करते हैं, जिसमें अफ्रीका भी आता है, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और उप सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। तो यहाँ पर 360 अरब डॉलर की आवश्यकता है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है, ये एक वार्निंग उसने दी है। रिपोर्ट आती ही इसलिए है कि वो बता सके कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर बेहतर करने की ज़रूरत है। तो रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति रही तो दुनिया की 8% महिला आबादी यानी कि 34 करोड़ महिलाएं एब्जेक्ट पॉवर्टी में, अत्यधिक गरीबी में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगी, और वहीं 4 में से 1 महिला को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तो आज से अधिक समय दूर नहीं है, 7 वर्ष बाद के लिए ये सिनेरियो प्रोजेक्ट किया गया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट और आगे क्या कहती है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो रिपोर्ट कहती है कि सत्ता और नेतृत्व की स्थिति में जब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, अथॉरिटी की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ पर बड़ा जेंडर गैप है, यानी महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं, पुरुष ही अभी आगे हैं। महिलाओं की जो अगली पीढ़ी है वो पुरुषों की तुलना में घरेलू कामों पर लगभग 2.3 आवर्स 2.3 घंटे प्रतिदिन अधिक स्पेंड करती है। यानी अगर पुरुष 2 घंटे काम करते हैं घर का, तो महिलाएं 4 घंटा 30 मिनट काम करती हैं। तो औसतन ऑन एन एवरेज वी सी की 2.3 आवर्स पर डे महिलाएं दैनिक कार्यों पर अधिक व्यय करती हैं, घर के कामों में अधिक व्यय करती हैं, और ये चीज़ आगे के लिए भी कही गई है। इसके अलावा 120 देश जो यूएन के मेंबर हैं, उनमें से केवल जो हमारे लगभग आधे देश हैं, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है उन्हें रोकने के लिए कानून बनाए हैं। 67 देशों ने अभी भी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। ये बड़ी चिंता का विषय है। और अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान के द्वारा महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, उनका बाहर निकलना, सभी कुछ प्रतिबंधित है, और वे मुख्य रूप से उनकी जो उपयोगिता है उसको घर के अंदर कैद करके रख दिया गया है। इसके अलावा महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो न केवल पब्लिक में बल्कि प्राइवेट स्फीयर में भी हम पाते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है। 28 देश ऐसे हैं जहां पर विवाह और तलाक में समान अधिकार वाले कानूनों को लागू करना अभी बाकी है। यानी लगभग 90 देशों ने इस तरीके का कानून बनाया है जहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को विवाह और तलाक में समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन अभी भी ऐसे देश हैं, 28 देश अभी भी हैं। हम अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, लेकिन 28 देश अभी भी ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी ऐसा कानून बनाना बाकी है जिसमें महिलाओं और पुरुषों को विवाह और तलाक दोनों में समान अधिकार प्राप्त हो। आपको बता दें कि जब नारीवाद आरंभ हुआ था, फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव थी, उस समय महिलाओं को अपने शरीर पर अधिकार नहीं था,
अपने जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पर अधिकार नहीं था, कितने बच्चे पैदा करना है, कब विवाह करना है, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार नहीं हुआ करता था। आप पब्लिक प्लेस में पार्टिसिपेशन की बात तो दूर छोड़ दीजिए। और उसके लिए इतना बड़ा नारीवादी आंदोलन चलाया गया, महिलाओं के अधिकारों की बात की गई, पर्सनल और जो पॉलिटिकल पब्लिक स्फीयर्स था उसमें उनको अधिकार दिलाने की बात कही गई। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड वेव फेमिनिज्म से होते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपने मेंबर स्टेट्स को जेंडर इक्वालिटी के लिए कानूनों को बनाने को कहा है। एक और बहुत गंभीर समस्या जो महिलाओं के सामने है और वो है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। जब मैं ये बात आपसे कर रही हूँ उस समय भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं घट रही होंगी और ये माना जाता है कि प्रत्येक 4 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए एक कन्वेंशन यूएन ने किया था जिसे सीडॉ का नाम दिया गया था, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन। और इसके अंदर मेंबर स्टेट्स से ये उम्मीद की गई थी कि वे अपने यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कानून बनाएंगे और भारत ने इस प्रकार का कानून 2013 में बनाया था और उससे प्रोटेक्शन मिला महिलाओं को। घर के अंदर सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, ये हिंसा किसी भी प्रकार की हो सकती है, मानसिक, शारीरिक हो सकती है, यौन उत्पीड़न हो सकता है। और ये बात सिद्ध है कि सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो बच्चियों का, महिलाओं का, घर के बच्चों का भी, हम इसमें भेद नहीं कर सकते, लड़के और लड़कियों दोनों का, वो घर के अंदर अपने ही कोई नज़दीकी रिश्तेदार इसको करते हैं। और इसीलिए जो कैंपेन चलाया गया बैड टच और गुड टच का, जिससे हमारे बच्चे इसको समझ सकें और नो कह सकें अगर उनको महसूस होता है कि ये बैड टच है। तो दोस्तों, ये भी एक गंभीर समस्या है महिलाओं के लिए और यूएन की रिपोर्ट इसका भी जिक्र करती है। इसके अलावा महिलाओं के सामने 38 करोड़ महिलाओं के सामने, अगर मैं कहूँ कि 38 करोड़ महिलाओं के सामने जल संकट है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो आपको जल संकट का उतना भान नहीं होगा जितना कि राजस्थान में रहने वाली एक महिला से अगर आप पूछें तो, जो सुबह जिसका पहला जो काम है वो घड़ों में पानी भर कर लाना है, तो सिर पर मटके रख कर दूर दराज से कहीं से पानी लेकर आना, ये उनका एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जल संकट, और आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से आगे आने वाले समय में 38 करोड़ महिलाओं के सामने जल संकट होगा। और ये मैं भारत की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अल्पवृष्टि हो रही है। तो घरेलू हिंसा को संभालने के लिए देश गंभीर नहीं है, कानून नहीं बना रहे हैं। और जैसा हम लोग देख रहे थे कि हर 4 में से 1 महिला उत्पीड़ित है, हर 5 में से 1 नाबालिग लड़की का विवाह हो जाता है, और साथ ही जल संकट महिलाओं को ज़्यादा महसूस करना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो कारण है महिलाओं की इस दशा का, वो ये कि महिलाएं जो घर का काम करती हैं उसकी प्रोडक्टिविटी तय नहीं की जाती। इट इज़ द मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वहाँ पे ना तो उसको कोई छुट्टी मिलती है और ना ही उसके लिए कोई तय है कि वो जो बच्चों का पालन कर रही है या खाना बना रही है या घर की देखभाल कर रही है या बीमारों की सेवा कर रही है या सफाई कर रही है, घर के अंदर कपड़े धो रही है, तहा रही है, रख रही है, बहुत सारी चीज़ें जो घर में रहने वाली हर महिला करती है। और बाहर जो जा रही है महिलाएं वो डबल रोल प्ले करती हैं। तो बाहर जाने वाली महिला का तो तय है कि उसने इतने घंटे काम किया, उसको इतना पैसा मिलेगा। या अगर जैसे हमारे जैसे लोग हैं, हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारे स्किल्स तय हैं कि भाई ये इस लेवल पर है, इनको ये इतना पैसा मिलेगा, ये ग्रेड मिलेगा। लेकिन जो महिलाएं घर में रह रही हैं उनकी तनख्वाह
तो तय नहीं हो रही है। यानी एक तो हम उनकी प्रोडक्टिविटी को माप नहीं रहे हैं और इसलिए हम ये मानते हैं कि जीडीपी में उनका कोई योगदान नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में श्रम और कमाई में काफ़ी अंतर बना हुआ है। अगर आप फिल्मों में देख लें तो हम लोग को सुनाई देता है कि जो एक्ट्रेस है उसे कम पैसे मिलते हैं, जो एक्टर है उन्हें अधिक पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से टेनिस में आप देखें तो सेरेना विलियम्स को थोड़े कम पैसे मिलेंगे और उनके मुकाबले हमारे जो पुरुष खिलाड़ी हैं जोकोविच को ले लीजिए, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसके लिए कहा जाता है कि जो मेंस के जो गेम्स होते हैं दे आर लॉन्गर, दे आर मोर फिल्ड विद पावर एंड ऑल। लेकिन श्रम और कमाई का जो अंतर है वो स्त्री पुरुष के बीच में बना हुआ है और दुनिया भर में दोनों की कमाई में 51% का अंतर है। तो 51% का अंतर बहुत बड़ा अंतर आप देखते हैं। जो हमारा SDGs है उनमें महिलाओं को सम्मानजनक काम उपलब्ध कराना भी एक लक्ष्य है और जिससे हम कोसों दूर दिखाई दे रहे हैं। अगर 2022 के आंकड़े को देखें तो 2022 में 25 से 54 वर्ष की 61.4% महिलाओं को ही काम मिल सका था। तो 25 से 54 वर्ष की महिलाओं को में भी आप क्या देख रहे हैं कि 61.4% महिलाओं को ही काम मिल सका था। तो ये जो आंकड़े हैं इस रिपोर्ट में आए हैं वो बहुत गंभीर है, बहुत चौंकाने वाले हैं। और आगे रिपोर्ट कहती है कि 23.6 करोड़ से अधिक महिलाएं दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की वजह से खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगी। तो जलवायु परिवर्तन जिसको हम लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करेगी। फिर आप और आंकड़ों को देखें तो 2050 तक जलवायु परिवर्तन से महिलाओं की स्थिति विभिन्न जो रीजन्स हैं उनमें क्या होगी। तो मध्य और दक्षिण एशिया में गरीबी होगी 2.9 करोड़ और खाद्य असुरक्षा प्रभावित करेगी 5.7 करोड़ विमेन को। पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये थोड़ी कम है, इसमें 7 लाख महिलाएं गरीबी से और 2.4 करोड़ विमेन खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगी। उप सहारा अफ्रीका में 9.3 करोड़ विमेन गरीबी से और 10.5 करोड़ विमेन प्रभावित होंगी खाद्य सुरक्षा से। ये सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में 1.1 करोड़ विमेन प्रभावित होंगी जलवायु परिवर्तन की वजह से, गरीबी के उसमें चली जाएंगी, परिधि में चली जाएंगी और 2.1 करोड़ विमेन खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगी। फिर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1.3 करोड़ विमेन गरीबी से और 2.0 करोड़ विमेन खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगी। पहला जो मैंने आंकड़ा बताया था मध्य और दक्षिण एशिया का था, जहाँ पे हमने 2.9 करोड़ विमेन गरीबी और 5.7 करोड़ विमेन खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगी। उसमें भारत भी आ जाता है, दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। तो ये आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। और कुछ और बता दूं आपको कि राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए जो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ विमेन है वर्ल्ड में, तो उसमें हम देखते हैं कि केवल 35.5% महिलाएं स्थानीय सरकारों में सीटों पर विराजमान हैं, यानी 100 में से 35.5। और आबादी कितनी है? 50% है। तो 35.5% सीटों पर ही महिलाएं विराजमान हैं, आसीन हैं। इसके अलावा 26.7% महिलाएं संसदीय सीटों पर, जो पहला मैंने आंकड़ा बताया था वो लोकल गवर्नमेंट का बताया। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ
26.7% महिलाएं जो पार्लियामेंट के लेवल पर यानी थोड़े हायर लेवल पर है, और अगर कार्यस्थल पर देखें तो 28.2% महिलाएं कार्यस्थल पर प्रबंधक के पद पर तैनात है। यानी 100 में से 28% महिलाओं को ही ये स्थान प्राप्त हो सका कि वो अपने ऑफिस में मैनेजर के रूप में कार्य करें। यानी ग्लास सीलिंग अभी भी मौजूद है, एक सीमा के बाद उनके प्रमोशन बाधित हो जाते हैं, चैलेंजेस अभी भी उनके सामने हैं, महिलाओं के सामने। एक बात और जो ये रिपोर्ट कहती है वो ये कि महिलाओं को चैलेंजेस इसलिए भी ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये माना जा रहा है कि महिलाओं का जो जीवित रहने का जो परसेंटेज है, उनकी जो एवरेज एज है, वो पुरुषों से लगभग 5 साल ज़्यादा है, 5.3 ईयर्स ज़्यादा है। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीवित रहती हैं। दूसरी बात ये देखा गया कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को अपने पार्टनर को लूज़ करने का चांस कम होता है। यानी महिलाएं ज़्यादा विडो होती हैं बनिस्बत के पुरुषों के, वे पहले चले जाते हैं अपनी पत्नी के, ऐसा देखा गया। और इसका नतीजा क्या होगा कि ज़्यादा महिलाएं अकेले रहेंगी क्योंकि उनकी एक तो आयु ज़्यादा रहती है और दूसरे उनके विडो होने का चांस मतलब विडो होने का चांस ज़्यादा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने पार्टनर को जल्दी लूज़ करती हैं, ज़्यादा लूज़ करती हैं। और तीसरी बात ये कि वे अकेले रहेंगी, उनको अकेले रहने की जो दिक्कतें हैं वो सामने उनके आने वाली हैं, चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे। महिलाओं के सामने स्वास्थ्य को लेकर भी ज़्यादा समस्याएं हैं। जैसे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाओं को ज़्यादा होती हैं, जिनमें एनीमिया है जो ग्रोइंग एज से लेकर आगे की एज तक की महिलाओं को अधिक होते हैं। दूसरी चीज़ हड्डी से जुड़े हुए रोग, ऑस्टियोपोरोसिस हो या आर्थराइटिस की समस्या हो, ये महिलाओं में ज़्यादा होती है बनिस्बत के उनके मेल काउंटर पार्ट्स के। तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं और ये रिपोर्ट उन चैलेंजेस को सामने रखकर हमें चेतावनी देती है, सरकारों को चेतावनी देती है कि हमें इन इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी एड्रेस करना है, तभी हम SDGs को प्राप्त कर पाएंगे। तो SDGs और MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं आगे के अपने वीडियोस में बात करूंगी, पर आज के लिए इतना काफ़ी। और ये जो रिपोर्ट है उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप उसको ज़रूर पढ़िए, आपके काम आएगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काम आएगी। अगर आप कहीं कुछ बोलना चाहते हैं, आपको कुछ निबंध लिखना है, तो वहाँ पर भी ये बातें आपके काम आएंगी, आपके तैयारी में सहायक होंगी। और इसके अलावा भी अपनी जानकारी के लिए भी हमें ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। और इस महिला होने के नाते तो मालूम होना ही चाहिए, पर पुरुष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन बातों को समझें, जानें और आगे आने वाले समय में इन इश्यूज़ को प्रस्तुत करें सरकार के सामने कि इनको एड्रेस किया जाए और इन पर कुछ प्रोएक्टिव कदम उठाए जाए। तो बहुत सारी इन बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है और लगता है कि हाँ ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं और आपके सामने लेकर आऊं। तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी। आजकल बहुत वायरल वगैरह फैल रहा है, तो अपना आप ख्याल रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। थैंक यू।